हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है थर्ड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं द डिस्कशन अबाउट स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। राइट, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं, पाथ फंक्शंस के इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। राइट, तो अब वो क्या है वो समझते हैं। पहले हम ये डायग्राम देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, ये जैसे मान लीजिए आप जिस टेबल पे बैठे हैं, राइट, मतलब जिस टेबल के सामने बैठे हैं वो टेबल जो है वो एक्स और वाई प्लेन है, और जो परपेंडिकुलर टू द फ्लोर है या परपेंडिकुलर टू द टेबल सरफेस है वो जेड एक्सिस है। राइट, तो ये आप अज्यूम कर सकते हैं वो एक्स, ये वाई, ये जेड एक्सिस। और इधर हमने एक ऐसा टाइप का स्लोप बना दिया है। ओके, ये जो स्लोप बनाया है आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि इसमें जो x है वो चेंज हो रहा है, y जो है वो इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, z परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। राइट, तो जो z है, राइट, वो y पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ x पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे x आगे बढ़ता जा रहा है तो z जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, वो y पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो z एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो हम dz अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा dz बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो गया एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्यों हुआ? क्यों? ओके, ये मतलब ये क्यों हुआ, क्योंकि इधर बेसिकली ये हम एक्चुअली नेक्स्ट केस देखते हैं तो उसमें समझ अच्छे से आएगा। नेक्स्ट केस में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें अभी भी y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन अभी ये पहले स्लोप थोड़ा कम था, फिर स्लोप बढ़ा, फिर स्लोप और बढ़ा, फिर स्लोप और बढ़ा, और फिर स्लोप बहुत ज़्यादा बढ़ा। ओके, तो x पे तो एज अ फंक्शन ऑफ x तो है ही z, लेकिन x जो है उसमें भी हर थोड़े इंटरवल्स पे वो स्लोप्स चेंज होते जा रहे हैं। ओके, तो वो हम इधर क्या कर रहे थे, बेसिकली अगर हमें z ढूंढना था तो हम क्या करते थे कि अगर ये एंगल थीटा है तो वो थीटा एंगल कांस्टेंट रहने वाला है हर स्लोप के लिए। राइट, तो हम क्या करेंगे, अगर ये थीटा है और जैसे ये अगर लेंथ जो x दिया हुआ है, राइट, तो ये अगर x1 पार्ट है, इतना ये x2 पार्ट है, तो हम x1 इंटू टेन थीटा कर देंगे। ओके, तो वो हमें दे देगा z1। ओके, प्लस x2 इंटू टेन थीटा वो दे देगा z2, इतना सा पार्ट। ओके, हम x2 मतलब ये सिर्फ इतना ऐसे करते जाएंगे तो फुल x इंटू दिस टेन थीटा हमें z दे देगा। लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर हमें क्या करना पड़ेगा कि x1 टेन थीटा प्लस x2 टेन थीटा टू प्लस x3 टेन थीटा थ्री सबका समेशन लेते जाएंगे तो जाके हमें z मिलेगा। और वो हो गया इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। वो कैसे कि हमने z को एज अ फंक्शन ऑफ x तो लिखा है। ओके, इसे हम लिख देंगे dz इक्वल टू dz बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब ये जो हाइट है, ओके, ये है डेल्टा z, तो डेल्टा z को क्या हम लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dz, वो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। तो इसे हमें पार्ट बाय पार्ट करके सम करना पड़ेगा, तो इसलिए ये हो गया इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। और इसे हम लिखते हैं डेल फाई, और कई बार इसे हम डी के ऊपर एक ऐसा बार लाइन बना के भी लिखते हैं, और जनरल नोटेशन उसका ये होता है। ओके, डेल्टा फाई। ओके, फिर जस्ट अ सेकेंड, हाँ हाँ, हम इधर थे। तो डेल्टा जेड आया था हमारे पास डी जेड बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। और अगर ये तो जो ऊपर के दोनों फंक्शंस हमने देखे, ये दोनों फंक्शंस तो उस फॉर्म के थे जिसमें जो z था वो एज अ फंक्शन ऑफ x वेरी कर रहा था। अब अगर z एज अ फंक्शन ऑफ x और y दोनों वेरी कर रहा हो तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमें क्या करना रहता है कि जो dz है हम उसको लिख लेंगे dz बाई डी एक्स कीपिंग y कांस्टेंट इंटू डी एक्स प्लस dz बाई डी वाई कीपिंग x कांस्टेंट इंटू डी वाई। ओके, तो डेल्टा z क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dz, और dz को हमने यहाँ पे पुट किया, उसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अब ये सब करने का फायदा क्या, ये सब करने का फायदा ये है कि हम बता सकते हैं किसी भी फंक्शन, आप किसी भी इंटीग्रल को देख के कि वो पाथ डिपेंडेंट है कि पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है।
अब वो कैसे, उसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि हमें dz, मतलब dz नहीं लिखा होगा आपको, क्वेश्चन बस इतना ही देंगे कि 1 से 3 तक इंटीग्रेशन करना है आपको p डॉट dv का। अब ये पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन है, आपको वो बताना है। तो अब ये हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये सॉल्व करने के लिए हम पहले एक बार थोड़ी थियरी वापस रिवाइज कर लेते हैं कि z को हमने लिखा f ऑफ एक्स वाई, राइट। x और y दो चीज़ों के फंक्शन है, तो dz आ गया dz बाई डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट dx प्लस ये वाला टर्म। तो अब हम dz बाई डी एक्स कीपिंग y कॉन्स्टेंट को m लिख लेते हैं, और सिमिलरली ये वाला जो टर्म था, सॉरी, ये जो ये जो टर्म है इसको हम, मतलब ये जो बेसिकली टर्म है इसको हमने n लिख लिया, ठीक है। तो dm बाई डी वाई क्या हो गया, अभी m क्या था, dz बाई डी एक्स, ओके। तो dm बाई डी वाई क्या हो गया, डी स्क्वायर जेड बाय डी वाई डॉट डी एक्स, राइट। और dn बाई डी एक्स क्या हो गया, वो हो गया डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स डी वाई, राइट। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब कहेंगे हम इसे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल तब कहेंगे व्हेन दीज टू टर्म्स आर इक्वल, मतलब ये दो टर्म्स इक्वल हो जाए, दैट इज डी स्क्वायर जेड बाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स डी वाई, ओके। ये दोनों टर्म जब इक्वल हो जाएंगे तब हम उसे कहते हैं कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमने देखा था कि किसको करस्पॉन्ड करता है, स्टेट फंक्शंस को करस्पॉन्ड करता है। तो अगर कोई चीज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल आती है तो वो स्टेट फंक्शन होगी। अब हम वही चीज़ को इधर अप्लाई करते हैं, जो इंटीग्रल दिया है उसको हमने ले लिया डी जेड। तो z एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर कॉमा वॉल्यूम है, राइट, मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम है, ओके। तो हम डी जेड को क्या लिख लेते हैं कि डी जेड बाई डी पी इंटू वी इंटू डी पी प्लस, सॉरी, डी जेड बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी पी प्लस डी जेड बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी वी, ओके। अब इधर हम देख सकते हैं डी वी का जो कोएफिशिएंट है वो है p, तो ये हो गया p, लेकिन dp का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो ये हो गया 0। तो हमें पहला स्टेप तो मिल गया कि m इक्वल टू 0 है, ओके। तो dm बाई dv वो भी 0 होगा, लेकिन अभी हमें n तो मिला है, तो n के लिए तो आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो वो क्या आएगा कि dz बाई डी वी इक्वल टू पी है। तो अभी हमें क्या करना है, वो है n, तो हमें करना पड़ेगा dn बाई डी पी, ये वाला p, dn बाई डी पी। तो d बाई डी पी ऑफ n डेट इज d बाई डी पी ऑफ dz बाई डी वी, ये आ गया d बाई डी पी ऑफ, इसको हमने पुट किया वैल्यू p जो इधर आया था, ये आ गया dp बाई डी पी डेट इज इक्वल टू 1, ओके। मतलब ये वही बात हो गई कि हम d बाई डी एक्स कर रहे हैं ऑफ x, तो आ जाता है 1। अब क्योंकि 0 और 1 इक्वल नहीं है तो ये एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और अगर ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो ये पाथ फंक्शन है। तो बेसिकली ये थियरी जो हमने पहले 2-3 लेक्चर्स में पढ़ी है, इसका मतलब यही था कि हम किसी भी फंक्शन को देख के बता सकें कि वो पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन है। और आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक कवर करने वाले हैं। और थैंक यू सो मच।